सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमारे घर में जितना भी डिवाइस लगा हुआ है वो सारे डिवाइसेस या तो सीरीज या तो पैरेलल या दोनों को मिला करके मिक्स कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहलाता है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इंड टू इंड कॉम्बिनेशन, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और अप्लायंसेस of resistors or appliances are called as series combination. Series combination end to end मतलब जैसे ये अगर एक डिवाइस है तो इसका जहां पर इंड है वहां पर से एक और डिवाइस को कनेक्ट कर दो, इसका जहां पर इंड है उसके इंड से एक और डिवाइस कनेक्ट कर दो, ठीक है ना? और बाकी यहां से और यहां से इसको पोटेंशियल डिफरेंस जहां से हम लोगों को मिल रहा वोल्टेज वहां जाकर के कंबाइंड कर दो। तो इंड टू इंड मतलब लगातार कंसेक्यूटिव, इस तरह से अगर कनेक्टेड है डिवाइसेस या रजिस्टर तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ईच डिवाइस गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ करेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ करेंट, प्रत्येक डिवाइस जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ करेंट जो है वो मिलता है प्रत्येक डिवाइस को। एंड ईच डिवाइस गेट्स डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। प्रत्येक डिवाइस को जो है वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन करंट सभी को क्या होगा? सेम मिलेगा। करंट का अमाउंट सभी को सेम मिलता है, लेकिन है ना पोटेंशियल डिफरेंस या कह सकते हो वोल्टेज जो है वो सभी को क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको आ रहा हो। अब यहां पे मैं बता रहा हूं कि सभी को सेम करंट कैसे मिलता है। जैसे मान लो कि ये 3 रजिस्टर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, ठीक है? तो हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां से पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साइड, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करता है? यहां से। तो यहां से मान लो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से निकला है ना। अब 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है ए बी एंड सी, ए के पास पहुंचेगा, ये रजिस्टर करेगा क्या? इस 1000 इलेक्ट्रॉन से जो भी एनर्जी इसको चाहिए वो एनर्जी यूज कर लेगा। उसके बाद 1000 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पहुंचेगा, 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी पहुंचेगा और वापस जो है 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाता है तुरंत, है ना? इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही कम होता है, लेकिन जितना चार्ज यहां से इमर्ज करेगा वो सारा चार्ज वापस यहां पे आएगा। यानी कि प्रत्येक रजिस्टर से होकर के इक्वल अमाउंट में चार्ज पास कर रहा है और फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए प्रत्येक को सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए मिलता है। वोल्टेज प्रत्येक का अलग अलग हो जाता है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, है ना, जो भी एनर्जी है चार्ज के पास डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। यहां पर पहुंचा तो 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन एनर्जी यहां पे अलग था, कुछ एनर्जी इसके द्वारा यूज हो गया। अब यहां पर जो 1000 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेगा उसके पास भी उतना ही तो एनर्जी यहां पर मिलेगा नहीं, है ना, एनर्जी कुछ कम मिलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसके पास अलग अमाउंट में एनर्जी मिल रहा, पहुंच रहा, इसके पास अलग अमाउंट में। क्यों अलग? क्योंकि कुछ एनर्जी ये यूज कर लेगा ना, फिर ये कुछ यूज कर लेगा, फिर ये कुछ यूज कर लेगा, तो एनर्जी जो है चार्ज के पास कमते चला जाएगा, लेकिन चार्ज उतना ही रहेगा। तो वोल्टेज जो है वो क्या होगा? बदल जाएगा सभी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस वजह से क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन करंट जो है वो सभी का क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर कई सारे डिवाइसेस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड कर दें तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस यानी सारे रजिस्टर्स को मिला करके जो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा
जिसको हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कितना होगा, है ना, उसको मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके लिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम लोग मान लेते हैं, let us consider that three registers of resistances R1, R2 and R3 are connected in series combination with a cell of potential difference V। मान लो कि 3 रजिस्टर है ना, यहां पे डायग्राम बना देते हैं, R1, R2 एंड R3, और इन तीनों को हम लोग एक सेल से कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जिसका वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी था। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है, इसका V2 है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, और बैटरी से जो है वो I करंट निकल रहा है। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? I करंट इसको भी मिलेगा, I इसको भी मिलेगा, I इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करने, अप्लाई ओम्स लॉ। प्रत्येक के लिए हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। पहले R1 के लिए देख लो, ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। तो इसका वोल्टेज कितना है? R1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है? R1 को मिल रहा है V1 वोल्टेज। R1 को करंट कितना मिल रहा है? करंट मिल रहा है I, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। ठीक है, सिमिलर इसी तरह से R2 के लिए क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू IR2, एंड R3 के लिए क्या हो जाएगा? V3 इज इक्वल टू IR3। देख लीजिए आप, है ना, ओम्स लॉ इन तीनों डिवाइसेस में, तीनों रजिस्टर्स में हमने अप्लाई किया। यहां से आ गया हमारे पास इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। अब क्या करोगे? अब पूरे सर्किट के लिए हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंस। R इक्विवेलेंस क्या है? R इफेक्टिव क्या है? ये 1, 2, 3 ये तीनों मिल करके कितना रेजिस्टेंस बनाएगा? अगर इन तीनों को हटा करके हमको एक रजिस्टर लगाना होता तो कितने ओम का लगाना होता, है ना। ये जो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा उसको कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। जैसे आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेज है, सारे डिवाइसेज को हटा करके अगर एक सिंगल डिवाइस लगाना होगा तो कितने रेजिस्टेंस का लगाएंगे कि सबका बराबर रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करे। तो वो जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना उसको कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो ये जो वोल्टेज है सेल का भी, ये वोल्टेज, ठीक है ना, इन तीनों का जो वोल्टेज है V1, V2, V3, इन तीनों को वोल्टेज कौन दे रहा है? यही ना दे रहा है। यानी कि ये तीनों वोल्टेज का सम जो है वो V के क्या होगा? इक्वल होगा। इन तीनों डिवाइसेस को वोल्टेज यही सेल से ना मिल रहा, और इस सेल का वोल्टेज है V, तो इन तीनों का वोल्टेज का सम जो है वो V के बराबर। तो V के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंस। ठीक है, अब यहां से V1 का वैल्यू पुट कर दो IR1 प्लस V2 का वैल्यू पुट कर दो IR2 प्लस V3 का वैल्यू पुट कर दो IR3 इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंस। ठीक है ना, तीनों में से I कॉमन कर लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंस। I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा इक्वेशन। कहने का मतलब कि कोई भी रजिस्टर, कितने भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो उन सारे रजिस्टर्स का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? सबको ऐड कर देंगे, सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा ऐड कर दिया जाएगा तो R इक्विवेलेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने, अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको बता देता हूं इसको इरेज करके, ठीक है ना।
सबसे फर्स्ट पॉइंट कि अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, n इंटू आर। प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर R है और वैसा वैसा n रजिस्टर लगा देंगे तो R इक्विवेलेंस हो जाएगा n इंटू आर। आ रहा बात समझ में? ठीक है। किसी भी सर्किट में अगर सारे रजिस्टर सीरीज में है तो जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, वो सबसे बड़े, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा होता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। कहने का मतलब 3 रजिस्टर है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। इससे भी ज्यादा होगा आर इक्विवेलेंस। तीनों को ऐड करके देख लो, इससे बड़ा होगा। सिंपल है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, क्या क्या है ना, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, पैरेलल और सीरीज दोनों का। ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, each register gets same amount of voltage but different amount of current। ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और करंट जो है प्रत्येक को अलग अलग मिलेगा। मान लो कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, और तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किया है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कहेंगे? ये एक वोल्टेज V के साथ जो है एक सेल है जिसके साथ इन तीनों को कनेक्ट किया गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में रहेंगे उन सबका एक टर्मिनल एक जगह पे कनेक्टेड होगा और सबका दूसरा टर्मिनल भी जो है एक जगह अलग पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा, सेम पॉइंट से। आ रहा बात समझ में? जितना रजिस्टर देखो R1, R2, R3, इन तीनों का ये टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, ये वाला एंड, ये एंड, यहां से ये एंड, इसका ये वाला एंड यहां से, इसका यहां से और इसका यहां से। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रहा बात समझ में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने भी रजिस्टर्स होंगे उन सबका एक टर्मिनल एक पॉइंट पर और उन सबका दूसरा टर्मिनल एक दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से करंट अगर मान लो I इससे निकलता है तो ये करंट 3 भाग में यहां डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। करंट सबको अलग अलग मिलेगा लेकिन वोल्टेज भी मिलेगा सभी को। इसका भी वोल्टेज भी, इसका भी वोल्टेज भी, इसका भी वोल्टेज भी। वोल्टेज पैरेलल में सभी को इक्वल मिलता है। करंट क्यों बदल जाता है देख लो। यहां से इलेक्ट्रॉन अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का 3 पाथ मिलेगा, कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर। तो कितना इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जितना रेजिस्टेंस रहेगा ना उसके हिसाब से उतना इलेक्ट्रॉन्स, उतना चार्ज, उतना इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या करता है, ड्रॉ कर लेता है अकॉर्डिंग टू नीड। समझ में आया? जितना जरूरत होगा उतना करंट ये क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा। ठीक है। तो वोल्टेज भी से हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से। अब आर इक्विवेलेंस मैं यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई ओम्स लॉ, है ना। प्रत्येक रजिस्टर के लिए यहां पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। पहले इसके लिए वोल्टेज मैंने क्या कहा, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो पहले इसके लिए ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। इसका वोल्टेज कितना है, V है, और करंट कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। ये मैंने 4 यहां पे लिख देते हैं, 4R1। R1 के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं। तो यहां से I1 कितना हो जाएगा देख लो आप, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1। ठीक है ना। वैसे ही 4R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड 4
R3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये जो I है, I1, I2, I3, ये तीनों रजिस्टर्स को कहां से मिल रहा है, बैटरी से, सेल से। और सेल जो है वो कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा, I, यानी कि I 3 भाग में बांट रहा, I1, I2 एंड I3। तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। I को, I ही ना 3 भाग में बटा है, तो यहां पर I के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करके V बराबर IR, R इक्विवेलेंस पूरे सर्किट के लिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंस। ठीक है, इज इक्वल टू I1 के जगह पे यहां से वैल्यू पुट कर दो V बाय R1, I2 के जगह पर V बाय R2 प्लस I3 के जगह पर V बाय R3, है ना। देख लो V कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ जो V है वो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां देख लीजिए 1 बाय R इक्विवेलेंस, इसमें से V कैंसिल हो गया, यहां से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये हो गया R इक्विवेलेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड होंगे उनका R इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करना है, सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम, अलजेब्रिक सम। ठीक है ना, तो R इक्विवेलेंस वहां से रेसिप्रोकल आ जाएगा। और अब बात समझ में, तो ये हो गया आपका R इक्विवेलेंस इन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, है ना, जिसको आप याद रखोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अगर 2 रजिस्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 ही रजिस्टर है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ये R1 प्लस R2, है ना। इफ 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, then R equivalence can be given by R1 R2 divided by R1 plus R2। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंस जो है वो कितना हो जाएगा, R बाई N हो जाएगा। R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, R बाई N। जैसे मान लो 500 रजिस्टर है सबको, और सबका रेजिस्टेंस सेम है R, और सबको हमने पैरेलल में कंबाइंड कर दिया, कहेगा इक्विवेलेंस निकालो, है ना। तो क्या करेंगे, एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 500। अगर सबका बराबर रहा तब, इक्वल नहीं रहा तो फिर जैसे फार्मूला है उस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग फाइंड करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस को कनेक्ट करने का फायदा क्या है, हम लोग घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है ना कि प्रत्येक डिवाइसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और जितना करंट जिसको चाहिए वो अपने अनुसार उतना करंट ड्रॉ कर लेता है। और आप बात समझ में, अगर हम लोग पैरेलल के जगह पर डिवाइसेस को, है ना, सीरीज में लगा दें, ठीक है, तो प्रत्येक को सेम अमाउंट में करंट मिलेगा। अगर किसी डिवाइस को कम करंट चाहिए, जैसे 5 डिवाइसेज हैं, इस तरह से मान लो 5 डिवाइसेज हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया, यहां से 10, यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आया। ठीक है, इसको चाहिए 1 ही एम्पियर, तो ये क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसको चाहिए 10 एम्पियर, तो ये 5 ही एम्पियर मिलेगा इसको भी, तो ये क्या है, सही से आपका वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। आ रहा बात समझ में। तो इसलिए हम लोग अपने घरों में डोमेस्टिक सर्किट में सारे डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं, ताकि सबको वोल्टेज सेम मिले और करंट जिसको जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतना वो खुद से ड्रॉ कर लेगा। तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना क्यों है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी कुछ डिवाइसेस को, कुछ अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ए मीटर, है ना, करंट मीजर करने का जो डिवाइस है ए मीटर, उस ए मीटर को हमेशा हम लोग कंबाइंड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। फ्यूज,
फ्यूज को हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं। समझ में आया? फ्यूज को हमेशा क्या करेंगे? सीरीज में ही कंबाइन करेंगे। ये जो भी डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, अगर फ्यूज पहले मेल्ट हो गया, ठीक है ना, तो बाकी सारे डिवाइसेस खराब होने से क्या होंगे? बच जाएंगे। इसलिए फ्यूज को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। अगर फ्यूज को हम लोग पैरेलल में लगा दें इस तरह से, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा ना कि जब कभी ज्यादा करंट पास होगा तो फ्यूज तो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन बाकी डिवाइसेस में भी करंट आपका जाता रहेगा, तो वो डिवाइसेस खराब होने से नहीं बच पाएगा, डैमेज होने से। आ रहा बात समझ में? तो इसलिए फ्यूज को, स्विचेज को, ठीक है ना, स्विचेज ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच लगाते हैं डिवाइस में, फ्यूज, स्विचेज, एमीटर, इन सबको हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर यूज किया जाता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, जो कि हमेशा पैरेलल में कंबाइंड किया जाएगा। वोल्ट मीटर और बाकी जितने भी अप्लायंसेज है, जनरली सारे अप्लायंसेज को हम लोग अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कंबाइन करते हैं। आ रहा बात समझ में? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, है ना, एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो सोल्व कर सको। ओके, थैंक यू।